हेलो एंड वेलकम टू इनोवेटिव लर्निंग प्रोसेस। आज का टॉपिक है गोदान में मार्क्सवाद। गोदान में मार्क्सवाद का प्रभाव। मार्क्सवादी अवधारणा आर्थिक विषमता पर चोट करती है, आर्थिक समस्याओं को उभारती है और इसके साथ में ही शोषण के प्रत्येक रूप को घृणित करार देती है। यहाँ पे मार्क्सवादी लक्षण गोदान में मार्क्सवादी लक्षण आर्थिक समस्या ही नहीं दिखाई गई है, बल्कि शोषण के और दमन के प्रत्येक रूपों पर चोट की गई है। यहाँ पर गरीबी और शोषण के कई आयामों पर एक बृहद प्रकाश डाला गया है। जैसे गरीबों के शोषण के मामले में, गरीबों के शोषण के बारे में ऐसा कहा गया है कि ग्रामवासी सोचते हैं कि वे लोग आदमी हैं ही नहीं, वह लोग जानवरों के जैसे हैं। जैसे गरीब वर्ग पर विषमता पर एक आक्रोश व्यक्त किया गया है। कहा गया है कि कौन कहता है हम तुम आदमी हैं, हम में आदमियत कहाँ। आदमी वह है जिसके पास अख्तियार है, इल्म है। हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं। गरीबों का शोषण इस कदर से है कि लोग खुद ब खुद सोचते हैं कि उन्हें एक जानवर के जैसे व्यवहार किया जाता है। मेहनत और मुनाफे की दुनिया का घोर अंतर विरोध है। एक वर्ग है जो मेहनत करता है, फिर भी उसके पास ज़रूरत के सामान इकट्ठा करने के साधन नहीं है, और दूसरा मुनाफे की दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके पास सब कुछ है, बावजूद उसके उसको कठिन मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह होरी और गोबर के प्रत्येक चरण में होने वाले शोषण से व्यक्त होता है। होरी का शोषण ग्रामीण ढांचे के अंदर होता है और गोबर का शोषण शहरी व्यवस्था के अंदर होता है। गोबर एक फैक्ट्री में काम करने के लिए जाता है, जहां पर उसका एक मार्मिक चित्रण है कि दिन भर के बाद जब वह दिया जले घर लौटता तो उसकी देह में जरा भी जान न रहती। यहाँ देह की उतनी मेहनत न होने पर भी जैसे उस कोलाहल, उस गति और उस तूफानी शोर का उस पर बोझ सा लदा रहता था। सब श्रमिकों की यही दशा थी। सभी ताड़ी या शराब में अपनी दैहिक थकन और मानसिक अवसाद को डुबोया करते थे। दिन भर की थकन के बाद में जब वह लौटता था तो उसकी ऐसी हालत होती थी, और सामान्यतया यह सभी मजदूरों की होती थी। जैसा कहा गया है कि सब श्रमिकों की यही दशा थी। सभी ताड़ी या शराब में अपनी दैहिक थकन और मानसिक अवसाद को डुबोया करते थे। यहाँ पे एक मजदूरों की मानसिक और शारीरिक शोषण और उसकी मनोदशा का एक स्पष्ट चित्रण दिखाई देता है। विषमता मूलक वितरण की व्यवस्था, जो कि मार्क्सवाद का प्रमुख सिद्धांत है। यहाँ पर वितरण की विषमता को दर्शाया गया है। वितरण की विषमता का अर्थ है कि साधन मौजूद हैं, उसके बावजूद भी कुछ लोगों के पास में बहुत से साधन हैं और अन्य लोगों के पास में जरूरी साधन भी मौजूद नहीं है। स्वतंत्रता से
दूरी, जैसे कि स्वतंत्रता संघर्ष के दरमियान स्वराज्य की अवधारणा व्यक्त की गई थी, लेकिन यहाँ पर स्वराज्य से विपरीत लोगों का शोषण किया जा रहा है। और धनिया स्वराज के पोल खोलती हुई कहती है कि ये हत्यारे गांव की मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले। जैसे भी हो गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए। जेल जाने से सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। धर्म से और न्याय से स्वराज मिलेगा, ऐसा सोचना है धनिया का। ये एक ग्रामीण वर्ग की एक पहचान है, ग्रामीण वर्ग का एक प्रतिनिधि है, जो कि स्वराज को किस प्रकार से व्याख्यायित करता है, अर्थात न्याय होना चाहिए। ये मार्क्स ने भी इसकी अवधारणा को संपोषित किया है। यहाँ पर पत्रकारिता को दिखाया गया है कि पत्रकारिता किस प्रकार से बिकाऊ हो गई है। पत्रकारिता को चाहिए कि वो आम जनमानस की आवाज़ को उठाए और उसे न्याय दिलाए, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में पत्रकारिता बिकाऊ है। ओंकारनाथ के द्वारा इसे ऐसा कहा गया है। उन्होंने किस प्रकार से घूस लेकर अपनी पत्रकारिता से समझौता करने का निर्णय ले लिया है। जैसे उन्होंने कहा कि मैंने भी सोचा, एक इनके ठीक हो जाने से तो देश से अन्याय मिटा जाता नहीं, फिर क्यों ना इस दान को स्वीकार कर लूं। जो गरीबों को लूटता है उसको लूटने के लिए अपनी आत्मा को बहुत न समझाना पड़ेगा। अर्थात वैसे तो वे सच्चे पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन जब बारी आती है कि एक अमीर आदमी को लूटना है तो उन्हें उसको लूटने में उनकी आत्मा को ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता है। यह दरअसल बिकाऊ पत्रकारिता का एक नमूना है। यहाँ पर लोकतंत्र धनतंत्र के रूप में दिखाई देता है। हालांकि आज भी यह स्थिति मौजूद है। व्यवहार में हम भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन यहाँ भी धनतंत्र का प्रभाव जबरदस्त दिखाई देता है। जैसे मिर्जा खुर्शीद कहते हैं लोकतंत्र के बारे में कि जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, वह व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य है और कुछ नहीं। चुनाव में वही बाजी ले जाता है जिसके पास रुपए हैं, अर्थात यहाँ रुपए के बल पर चुनाव जीते जाते हैं। और इस प्रकार से लोकतंत्र का अर्थ कुल मिलाकर धनतंत्र ही हो सकता है। मजदूरी और हड़ताल दिखाया गया है। मजदूरी और हड़ताल यहाँ पर दिखाया गया है, लेकिन समाधान के लिए वर्ग संघर्ष को नहीं दिखाया गया है। हालांकि मार्क्सवाद ने वर्ग संघर्ष की अवधारणा को मुखरित रूप में व्यक्त किया है, लेकिन यहाँ पर समाधान के लिए वर्ग संघर्ष नहीं दिखाया गया है। हालांकि मजदूरी और हड़ताल का संकेत दिया गया है। मजदूरी और हड़ताल दिखाने का तात्पर्य है कि मजदूरों में कुछ चेतना का संचार तो हुआ है, लेकिन अभी वे उतना मजबूत नहीं हो सके हैं कि वर्ग संघर्ष के जरिए अपने समाधान को प्रस्तुत कर सकें। जैसे कहा गया है कि मजदूरों की हड़ताल जारी है, परंतु उससे मिल मालिकों की कोई विशेष हानि नहीं है। नए आदमी कम वेतन पर मिल गए हैं और जी तोड़कर काम करते हैं, क्योंकि उनमें सभी ऐसे हैं जिन्होंने बेकारी के कष्ट भोग लिए हैं। चाहे जितना काम लो, चाहे जितनी कम छुट्टियां दो, उन्हें कोई शिकायत नहीं। यहाँ पर यह मार्क्सवाद से थोड़ा विचलन दिखाई देता है। जैसे कहा गया है कि चाहे जितना काम लो, चाहे जितनी कम छुट्टियां दो, उन्हें कोई शिकायत नहीं है। इसका अर्थ है कि मजदूरों के शोषण को खुली छूट दी गई है और मजदूर उसे सहने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर मार्क्सवाद के अनुसार वर्ग संघर्ष होना चाहिए, लेकिन यहाँ
वर्ग संघर्ष नहीं दिखाए गए हैं। और उसका वास्तविक कारण ये है कि मजदूर वर्ग इतना अभी प्रभावी नहीं हो सका था। फिर आगे बताया गया है राज्य के शोषण तंत्र के बारे में। मार्क्सवाद हमेशा मानता है कि राज्य एक शोषण का उपकरण है और इसी चीज को यहाँ व्याख्यायित किया जाता है। राम सेवक एक ग्रामीण है, वो किसानों को और किसानों की दुर्दशा को व्याख्यायित करते हुए कहता है कि यहाँ तो जो किसान है सबका नरम चारा है, पटवारी को नजराना और दस्तूरी न दे तो गांव में रहना मुश्किल, जमींदार के चपरासी और कारिंदों का पेट न भरे तो निवाह न हो, थानेदार और कांस्टेबल तो जैसे उसके दामाद हैं। यानी कि छोटे महकमे से लेकर बड़े पद पर बैठे हुए जो लोग हैं वो सब ग्रामीण लोगों का किसी न किसी रूप में शोषण करते हैं और किसान उनके शोषण को बर्दाश्त करने के लिए अभिशप्त है। धर्म की मिथ्या चेतना। मार्क्सवाद धर्म को एक अफीम के रूप में मानता है और उसे मिथ्या चेतना की संज्ञा देता है। वो कहता है कि धर्म केवल संतुष्टि प्रदान करने के लिए है, वास्तविक तब्दीली जीवन के संदर्भ में तब तक नहीं आएगी जब तक वर्ग संघर्ष नहीं किया जाएगा, जब तक अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि जब तक खुद अपने अधिकारों से हम लैस नहीं होते हैं, हमें अपनी जीवन की अर्थवत्ता का एहसास नहीं हो सकता है। इस संदर्भ में व्याख्यायित किया गया है, जैसे होरी सोचता है कि अगर हम किसी ब्राह्मण के पैसे को नहीं दे सकते हैं तो हड्डी तोड़ कर निकलेगी, जबकि गोबर कहता है कि पाप धन पचे कैसे, इसलिए तो दान करना पड़ता है और इसलिए तो लोग तीर्थ यात्रा करते हैं। उसकी एक अलग व्याख्या है। यह व्याख्या मार्क्सवाद के सिद्धांत को व्यक्त करती है, जबकि हड्डी तोड़कर निकलने वाली धार्मिक व्याख्या एक रूढ़िवादी परंपरा की पोषक है। और इस प्रकार से मार्क्सवादी सिद्धांत यहाँ पर कई रूपों में परिलक्षित होते हैं।